शत्रु बैठा हुआ है, उस जगह पर ये बहुत कारगर सिद्ध होती है। ये मिसाइल जो है वो बहुत एक्यूरेट मिसाइल है और इसको जब फायर किया जाता है रात, ये ऑल वेदर ऑल टाइम, रात को किसी भी वेदर में इसको फायर किया जा सकता है और इसका जो SSKP बोलते हैं, सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी, वो बहुत हाई है और वो जाकर के सीधा अपने टारगेट के ऊपर अटैक करती है, स्ट्राइक करती है और वही हुआ। और यही वजह थी कि हमने 24 मिसाइलें दागी हैं और यानी कि अचूक निशाने के साथ डीप स्ट्राइक यहाँ पर की गई है। आयुषी भी हमारे साथ जुड़ गई है, सीधा आयुषी का रुख करते हैं। आयुषी, सबसे ज्यादा हलचल इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। अमित शाह ने अपना रिएक्शन दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारे भाइयों की हत्या का जवाब मिला है। राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, हर कोई अपना बयान देता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ऑपोजिशन हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, हर कोई, हर हिंदुस्तानी आज देश के साथ खड़ा है। हर हिंदुस्तानी को आज सेना पर गर्व हो रहा है। 10:30 बजे का इंतजार किया जा रहा है आयुषी, जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत मीडिया ब्रीफिंग होगी। क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ मीडिया ब्रीफिंग में सामने आएगा, क्या कितने आतंकी मारे गए हैं, इनको लेकर कोई आंकड़ा, कोई अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं भी वहीं उसी जगह मौजूद हूं जहां अंदर सेना 10:30 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के पीछे जो पूरी कहानी है या कौन कौन से क्या सिर्फ वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है या इंडियन आर्मी भी उसमें शामिल थी एयरफोर्स के साथ, या फिर तीनों सेना जो आयुषी, यही सवाल है जो 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ये क्या ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तीनों सेनाओं की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस? जो सूचना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आई है वो यही, अभी तक जो सूचना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आई है वो यही है कि सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। अब ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन मौजूद होंगे, इसको लेकर अभी भी जो संशय है वो बरकरार है। 10 बजे का समय तय किया गया था, लेकिन अब इसको 10:30 कर दिया गया है, यानी कि आधे घंटे अभी और इंतजार करना होगा, तब जाके पता चलेगा कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर के पीछे वो कौन सी स्ट्रैटेजी जो थी। क्योंकि 15 दिनों की जो लंबी चर्चा, बैठकों का दौर लगातार, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो गृह मंत्री हो, हर बैठक में शामिल होना, NSA अजीत डोभाल का लगभग 14 बार प्रधानमंत्री से सीधे मुलाकात करना, ये सब ये जरूर बताता है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के पीछे कई सारी स्ट्रैटेजी के बाद जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है। हर एक दिन, हर एक रात देशवासी कर रहा था कि कब भारतीय सेना की तरफ से स्ट्राइक की जाए। सोनिका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है न्यूज रूम से, सोनिका का रुख करते हैं। सोनिका, आज हर कोई जय हिंद और वंदे मातरम बोलता हुआ नजर आ रहा है। पूरी दुनिया में आज जय हिंद की ट्वीट्स आ रहे हैं, ट्विटर पर भारतीय सेना ट्रेंड कर रही है, ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर हर कोई लेकर घूम रहा है और आज हर हिंदुस्तानी को अपनी सेना पर गर्व है। क्या रिएक्शंस, क्या पॉलिटिकल गतिविधियां लोगों की तरफ से सामने आ रही है, पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या इनपुट्स मिल रहे हैं, प्लीज उस पर एक बार इंसाइट दीजिएगा। कंचन, सुबह से सोशल मीडिया पे नजर बनी हुई है और मैं लगातार जब लोगों के पोस्ट देख रही हूँ, चाहे आम नागरिक हो चाहे वो राजनीतिक दल के कोई व्यक्ति हो, उनकी तरफ से सेना को भरपूर समर्थन देने की बात कही जा रही है। हर कोई कह रहा है कि हमें अपनी भारतीय सेना पे गर्व है। और अगर हम कमेंट्स की बात करें, जो पोस्ट लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो ये लिखा जा रहा है, हैप्पी दिवाली पाकिस्तान। आप समझ सकते हैं इससे कि पाकिस्तान को किस तरीके से यहाँ लोग इस बात का जवाब दे रहे हैं कि आपके यहाँ जिस तरीके से हमला हुआ है आगे भी हो सकता है अगर ये आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। लोग भारतीय सेना की तारीफ भी यहाँ पे कर रहे हैं। 7 मई की ये तारीख इतिहास में दर्ज हो चुकी है। इससे पहले तमाम जो हमले पाकिस्तान की ओर से किए गए थे भारत पर, जो जवाब हिंदुस्तान ने दिया, उसमें सबसे बड़ा ये बताया जा रहा है जो जवाब इस बार दिया गया है भारत की तरफ से पाकिस्तान को। तमाम जो राजनीतिक दलों के नेता उनकी तरफ से रिएक्शन सामने आ रही है। हर कोई ये कह रहा है कि हम अपने भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं। कई सारे अपडेट यहाँ पर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर NSA जो है वो पीएम मोदी से मिल रहे हैं, अमित शाह अपना बयान दे रहे हैं, एस जयशंकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर साफ तौर पर कह चुके हैं कि टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमारे देश की है। किरण वॉर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। किरण, क्या कुछ अपडेट आपके पास आ रहा है? कुछ ही देर में सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, कई बातें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ एग्जीक्यूट हुआ है इसको लेकर जोर दिया जाएगा। साथ ही इस बात पर थोड़ी लाइट थ्रो कीजिएगा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो बॉर्डर है, जहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर वायलेशन किया जा रहा है, सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, उनके घर को निशाना बनाया जा रहा है, क्या उस पर कोई जानकारी आपके पास है?
गोलीबारी जो सेलिंग है वो बहुत ज्यादा तादाद में जो है वो पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से की जा रही है। और ये बौखलाहट हम आज से नहीं, पहलगाम हमले के बाद से, जब प्रधानमंत्री की तरफ से जो है बिहार की धरती से वो कहा गया कि वो अंजाम भुगतना पड़ेगा जो आपने सोचा तक नहीं होगा, सपने में देखा भी नहीं होगा, और उसी का नतीजा कि हम लगातार देख रहे थे 12 दिन से लगातार पाकिस्तानी सैनिक देखिए युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहे थे और बार बार युद्ध नहीं करने की भी बात जो है पाकिस्तान के अंदर से कही जा रही थी, लेकिन युद्ध विराम का भी उल्लंघन था। ये देखिए दो तरफा जो नीति पाकिस्तान अपनाता है वैसी ही तस्वीर जो है हर बार नजर आती है कंचन। इसी के साथ आपने कहा है देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उस पर हर किसी की निगाहें है, खासतौर से पाकिस्तान की निगाहें तो जरूर होगी कि देखिए हमने स्टूडेंट्स को फोन किया, हमने जानने की कोशिश की कि किस तरह की सैनिक कार्रवाई होगी, कितनी तादाद में एलओसी पर या फिर बॉर्डर एरियाज में जो है वो सैनिकों को भेजा जा रहा है। हमने देखिए साइबर अटैक किया, जो मेन डॉक्यूमेंट्स है, संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स है, वहां तक पहुंचने की कोशिश की, हैकर्स का सहारा लिया, लेकिन उसके बाद भी यहां पर देखिए कंचन की वो वहां पर कामयाब नहीं हो पाए। और अब उनको इसी रणनीति की, क्या रणनीति जो है भारत के सैनिकों ने अपनाई, भारत के सैन्य क्षमता किस तरह की है, हर चीज पलक भी हमें स्क्रीन पर नजर आ रही है। किरण, पलक के पास चलेंगे, पलक ग्राउंड जीरो पर है। पलक, बताया यह जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। वो अपने आवास से निकल चुके हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी जो ब्रीफिंग है वो प्रधानमंत्री को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देंगे। बिल्कुल आशीष, इस खबर पर हमारी नजर जो है वो लगातार बनी हुई है। कुछ देर पहले जब हम अपडेट दे रहे थे रजनीश और मैं, तब उस वक्त एनएसए अजीत डोभाल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी सिचुएशन के बारे में, मिलिट्री ट्रैक के बारे में ब्रीफिंग जो है वो कर रहे थे। इस बीच आपको बता दें कि सूचना ये मिल रही है, सोर्सेज से बड़ी जानकारी मिल रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी ब्रीफिंग जो है वे करेंगे। रजनीश देखिए, कुछ देर पहले हम देख रहे थे कि किस तरह से एनएसए अजीत डोभाल जो है उनकी तरफ से ब्रीफिंग जो है वो की जा रही थी, और इस वजह से भी कहा जा रहा था कि इंडियन आर्मी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है उसमें थोड़ा सा डिले इस वजह से हुआ है। अब सोर्सेज से जानकारी रजनीश ये मिल रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो भी ब्रीफिंग जो है वो पीएम को करेंगे। देखिए पलक, इस ब्रीफिंग के पीछे की वजह जो मुझे लगता है वो ये होनी चाहिए कि राजनाथ सिंह ये बताएंगे कि जो एयर स्ट्राइक की थी उस दौरान ना सिर्फ जो थल सेना बल्कि जल सेना, हमारी नेवी भी एक्टिव थी, और अभी भी वो चौकस है कि किसी भी तरीके का अगर रिटेलिएट किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से तो उनको जवाब देने के लिए हमारी तैयारियां क्या है। एयर स्ट्राइक तो हम रात को कर चुके हैं, लेकिन अब जो पाकिस्तान जिस तरीके से सीज फायर एलओसी की तरफ से कर रहा है उसका किस तरीके से जवाब दिया जा रहा है। इसके अलावा थल सेना जो एलओसी पे हमारी सेना तैनात है वो किस तरीके से तैयार है, क्या तैयारियां की गई हैं। इसके अलावा नेवी की क्या तैयारियां हैं कि अगर पाकिस्तान जो पानी के रास्ते अगर कोई हरकत करता है भारत के खिलाफ तो उसका किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देना है। और अगर एलओसी पे क्या लगता है रजनीश, क्योंकि एलओसी से लगातार हम देख रहे हैं कि अखनूर की अगर हम बात करें, पुलवामा की अगर हम बात करें, जितने भी ये किश्तवाड़ की अगर हम बात करें, जो भी पुंछ का इलाका बात करें, तो यहाँ पर जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर सीज फायर का उल्लंघन तो कर रहे हैं, लेकिन रिहायशी इलाके के ऊपर हम देख रहे हैं कि पाक आर्मी की तरफ से फायरिंग हो रही है। देखिए पाकिस्तान का ये हमेशा से हिस्ट्री रही है, जब वो भारतीय सेना का सामना नहीं कर सकता तो वो मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं, और ये हमने चाहे वो पहलगाम में देख लिया जाए या निहत्थे पुलवामा में जो आतंकी हमला किया था पाकिस्तान की तरफ से, या वो देख लिया जाए, या जब से पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद से जो भारत की रणनीति थी, भारत की तरफ से जो तैयारियां की जा रही थी उसको लेकर लगातार सीज फायर हो रहा था, आपको पता होगा। और अब कल रात को जब एयर स्ट्राइक हुआ है उसके बाद भी पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करते हुए मासूम लोगों को निशाना बना रहा है, ताकि मासूम लोगों को ज्यादा से ज्यादा निशाना बनाए, क्योंकि अगर वो भारतीय सेना को निशाना पहुंचेंगे, लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा अपडेट आ रहा है। आशीष, कुल मिलाकर हम ये बात कह सकते हैं कि रमन हमारे साथ जुड़े हुए। रमन, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है कि लश्कर तैयबा का कोई बड़ा कमांडर, उस पर कोई अटैक हुआ है स्ट्राइक में? सूत्रों के हवाले से क्या ऐसी कोई रिपोर्ट सामने आ रही है? जी हाँ, देखिए जिस तरीके से बीती रात 9 ठिकानों पर भारतीय सेना और वायुसेना की तरफ से हमला किया गया है और बदला लिया गया है। जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसमें ये जानकारी निकल कर आ रही है कि मुरीदके का इलाका जो लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर है, वहाँ मरकज तोयबा पे जो मिसाइल अटैक हुआ उसमें 2 बड़े आतंकी कमांडर यानी कि हाई वैल्यू टारगेट आतंकी जो हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। इसमें से एक का नाम जो है हाफिज अब्दुल मलिक है और ये उस इलाके
मरकज़ तैयबा का जो इलाका है वहाँ पर कमांडर था, यानी कि इसी की देख रेख के अंदर जो है वो मरकज़ तैयबा का जो टेररिस्ट कैंप है उसको चलाया जाता था। दूसरा आतंकी जिसका नाम है मुदस्सिर, ये भी लश्कर तैयबा का आतंकी है और लश्कर तैयबा का हाई वैल्यू टारगेट, यानी कि जिनकी पहचान जो है वो बहुत दिन पहले हो चुकी थी और अब इनको जो है यूएन की तरफ से भी डेजिग्नेट किया गया था और बाकायदा भारत में तो इनकी जो है वो पिछले काफ़ी समय से जो है वो मांग चल रही थी कि इनको भारत को सौंपा जाए। लेकिन अब जो भारत की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से, वायुसेना की तरफ से जो पिन पॉइंट स्ट्राइक किए गए हैं उसमें ये 2 बड़े आतंकी कमांडरों के मारे जाने की खबर है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। इसमें से पहला आतंकी जिसका नाम जो है वो हाफिज अब्दुल मलिक है और ये हाई वैल्यू टारगेट है। दूसरे का नाम जो है वो मुदस्सिर है। ये दोनों कल भारतीय सेना की तरफ से जो स्ट्राइक किया गया है, आतंक के खात्मे के लिए जो स्ट्राइक हुआ है 9 ठिकानों में और मरकज़ तैयबा में जो आतंकी कैंप चल रहा था उस पर टारगेट जब किया गया है, तो ये 2 बड़े आतंकी जिनके चेहरे हम इस समय दिखा रहे हैं, जिनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वो इस हमले के अंदर जो है वो मारे गए हैं। इस तरीके की जानकारी जो है वो निकल कर आ रही है। इसके साथ साथ में अगर हम जैश के हेडक्वार्टर बहावलपुर की बात करें तो वहां पर भी कई हाई वैल्यू टारगेट आतंकी जो है वो मारे गए हैं, जिनकी तस्वीरें जो है अभी आना बाकी है और जैसे जैसे उनकी तस्वीरें सामने आती रहेंगी उसकी जानकारी और आपसे थोड़ी देर में इंतजार रहेगा प्रेस ब्रीफिंग का। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री प्रेस ब्रीफिंग में आने वाले, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा डिफेंस फोर्सेस की तरफ से भी जो है वो प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी और इस हमले के बारे में जानकारी दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इसे कहा जाए और ये हमला नहीं है, ये बदला है। इसे बार बार बदला ही कहा जाना चाहिए। हमने बदला लिया, पहलगाम का बदला लिया और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, पूरा देश गर्व की अनुभूति कर रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रहा है और थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान से खबर यह भी मिल रही है आशीष कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत अगर हमले रोक दे तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। यानी कि एक तरह से सरेंडर की स्थिति में आ चुका है पाकिस्तान। देखिए, जाहिर तौर पर पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया कि भारत अगर हमला नहीं करेगा तो हम जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। पाकिस्तान ये चाहता है कि अभी तक जो हमला हुआ है, यानी कल देर रात हमने जो हमला किया, 7 शहरों के 9 जगहों पर जो हमने हमला किया, उसके बाद पाकिस्तान चाहता है कि अब भारत हमले ना करे, क्योंकि उनको इस बात का भी मुझे लगता है अंदेशा है कि जो पूरा मुल्क है वो मार्शल लॉ की तरफ जा रहा है। इसका मतलब सेना का कब्जा हो जाएगा, यानी जो हुकूमत है वो पूरी तरीके से उनकी खत्म हो जाएगी। विवेक, मुझे लग रहा है कि इस बात का भी उन्हें अंदेशा है, मुनीर एक बार सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, जो अभी अप्रत्यक्ष तौर पर है वो प्रत्यक्ष तौर पर हो जाएंगे। बिल्कुल, अनुज माथुर सर के पास जा रहे हैं जल्दी से एक रिएक्शन लेने के लिए। अनुज माथुर सर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं भारत अगर हमला रोक दे तो हम जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। एक और गीदड़ भभकी की कोशिश, या ये पाकिस्तान का क्लियर सरेंडर? बिल्कुल सरेंडर है और ये सरेंडर, देखिए सरेंडर का भी एम है। शुरू से हमने ये बात करी है कि जो पूरा का पूरा खेल मुनीर ने रचाया था, और ये मुनीर ने पूरा खेल इसलिए रचाया था ताकि वो पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर सके, और वो हालात वैसे के वैसे पैदा हो गए हैं। और अगर ये थोड़ा बहुत और एस्केलेशन होता है, हम ये बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस ये उसमें कहीं ना कहीं चरमराएंगी और ये मुनीर के हाथ में सत्ता चली जाएगी। यही वजह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इस प्रकार का सरेंडर करा हुआ स्टेटमेंट दे रहे हैं। रक्षा मंत्री का ये स्टेटमेंट सीधा सीधा ही अनुज माथुर जी ये बताता है कि वो किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि जो पूरी सत्ता का रिमोट कंट्रोल है वो मुनीर के हाथों में चला जाए, और मुनीर के हाथों में सत्ता जाने से बचाने के लिए इस तरह का जो बयान है वो दिया गया है। आशीष, रिमोट कंट्रोल तो अभी भी मुनीर के पास है, वो नहीं चाहते कि डायरेक्ट कंट्रोल मुनीर के पास चला जाए, और यही वजह है ये दिया गया है बयान। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि भी एस्केलेशन जो होगा आशीष, वो एस्केलेशन कन्वेंशनल तरीके से होगा, और कन्वेंशनल तरीके में पाकिस्तान स्टैंड्स नोवेयर, और यही डर है उनको, इस वजह से वो लोग सरेंडर करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल माथुर सर, देखिए सबसे खास तस्वीर तो कश्मीर से सामने आ रही है। कश्मीर में हालात एकदम नॉर्मल है, जैसे कि नासिर के फ्रेम में हम लगातार देख पा रहे हैं, लोग बाहर निकले हुए हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, लोग अपने कामों से दफ्तर जा रहे हैं, एकदम नॉर्मेंसी है। और विवेक, नासिर ये बात बता भी रहे थे कि पूरी तरीके से जैसे रोजाना की सुबह कश्मीर में होती है, बिल्कुल आज की भी जो सुबह है वैसे ही हुई है, दुकानें खुल रही हैं धीरे धीरे करके। नासिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर, देखिए बिल्कुल आशीष, मैंने सुबह से आपको लाहौल चौकी की तस्वीरें दिखाई, फिर से एक बार मैं अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए नॉर्मल लाइफ जो है श्रीनगर में वो देखने को मिल रही है।
सड़कों पे गाड़ियां 2-3 नजर आ रही है। पर्यटक यहाँ पे पोचे क्लॉक टावर के पास दुकानें खुली है, चाय वाले भी खुले हैं और लोग जो है अपने कामों के लिए अपने ऑफिस के साथ साथ जितने भी बिजनेस हब से वहाँ पे पहुंच रहे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा ये वो लॉन्च है जहाँ पे हमेशा अलगाववाद का ग्रिप रहता था। जब भी कुछ होता तो यहाँ पे पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी होती थी, लेकिन आज आप देख लीजिए ये वही क्लॉक टावर है आप जहाँ लाल चौक पर मौजूद है और वहाँ की तस्वीरें ये बता रही है कि सब कुछ शांति से है। लोग टहल रहे हैं, लोग वहां बैठ रहे हैं, जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक किए वहां पर आराम कर रहे हैं और वहां पर पीछे कई सैलानी जो हैं वो भी तस्वीरों में गुजरते हुए दिख रहे हैं हमें। बिल्कुल आशीष, देखिए बड़ी शान के साथ तिरंगा भी मेरे पीछे लहरा रहा है। आप वो तस्वीरें देखें, कभी इस जमाने में इस वक्त जो है पाकिस्तान की तिरंगा यहाँ पे फहराया गया था, लेकिन आज बड़ी शान बान और शान के साथ देश का तिरंगा जो है वो यहाँ पे फहरा रहा। आप उसके साथ देखिए, जब जितनी भी तस्वीर आप दाएं बाएं मेरे आगे पीछे देखेंगे तो आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे, गाड़ियां देखेंगे, बच्चे देखने को मिलेंगे, पर्यटक देखने को मिलेंगे, यहाँ के लोकल युवा देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी बात नासिर ये तो आज की बात हो गई, लेकिन पहलगाम हमले के बाद जो सबसे ज्यादा गुस्सा सबसे पहले दिखा था वो कश्मीर में दिखा था, कश्मीर के लोगों के अंदर दिखा था। और आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद कश्मीर के लोग क्या कह रहे हैं, वहां के लोग क्या बातें कर रहे हैं? जी देखिए, मैंने आपको वो रिएक्शन भी भेजी जो कश्मीरी लोगों ने कहा। कश्मीरी लोगों का कहना है कि बड़े शुक्रगुजार से हमारी सेना के, देश के प्रधानमंत्री के, देश के रक्षा मंत्री के और देश के जो आदिल हुसैन जिन्होंने आतंकवादियों से वहां पे झगड़ा किया था, उनके बाप ने भी जो है आज मैसेज पास की। उसके भाई ने भी कहा कि मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ देश के प्रधानमंत्री के साथ, देश के रक्षा मंत्री हमारी सेना के, कि आज हमें इंसाफ मिल गया। अदा कर रहे हैं, लेकिन सीधे आयुषी के पास चढ़ेंगे। आयुषी, आपके पास एक बड़ी खबर है। सुबह जो 10:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है सेना की, उसको लेकर आपके पास एक बड़ी जानकारी है। आप दर्शकों को बताइए कि इस ब्रीफिंग में कौन कौन रहेगा। आयुषी जी आशीष, मैं आपको बता दूं इस ब्रीफिंग में 3 लोग मौजूद। जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आयुषी, अपनी बात पूरी करिए। इस बेहद इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 लोग जो हैं वो मौजूद रहेंगे। उसमें आपको सबसे पहला नाम जो है वो है राजीव घाई का, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आगे जो बात होगी वो राजीव घाई रखेंगे। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि जो बाकी 2 नाम है, विक्रम मिस्त्री जो विदेश सचिव हैं, विक्रम मिस्त्री इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही कर्नल सोफिया कुरैशी, ये 3 चेहरे जो हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे और वही बताएंगे कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर को कैसे सक्सेसफुल बनाया गया, किस तरीके से पूरी रणनीति तैयार की गई और तीनों सेना का कितना सहयोग है। उन तमाम चीजों को लेकर जो है वो प्रेस के सामने अपनी बात रखेंगे। महज कुछ मिनटों का और इंतजार, उसके बाद जो है प्रेस ब्रीफिंग शुरू हो जाएगी। समय में बदलाव आया है, 10 बजे होना था लेकिन अब 10:30 बजे होना है और ऐसे में इस आधे घंटे के बीच में जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आ पाई है वो यही है कि राजीव घाई, विक्रम मिस्त्री और साथ में आपको बता दें कि कर्नल सूफिया कुरैशी जो है, ये तीनों मिलकर इस पूरे प्रेस ब्रीफिंग को जो है ब्रीफ करेंगे। बिल्कुल, आपके पास वापस लौटेंगे। मेजर माथुर हमारे साथ, मेजर जनरल माथुर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और उनका रुख करें, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भारतीय सेना की स्ट्राइक में मारा गया लश्कर आतंकी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर का आतंकी मुदस्सिर मारा गया है। बहावलपुर के मरकज तैयबा में ये आतंकी मौजूद था और वहां पर इसका काम तमाम कर दिया गया है। लश्कर तैयबा का यह आतंकी मुदस्सिर जो मरकज तैयबा में मौजूद था और इसका काम तमाम कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह खबर आ रही है कि एक बड़ा आतंकी मारा गया जिसका नाम मुदस्सिर है और यह मरकज तैयबा में मौजूद था और उसके बाद ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि लश्कर के एक आतंकी को मार गिराया गया है यहां पर, जिसका नाम मुदस्सिर बताया जा रहा है। 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया गया है और तस्वीर भी आपको दिखा दे आतंकी मुदस्सिर की तस्वीर भी जारी कर दी गई है। ये तस्वीर आप देखिए, ये आतंकी मुदस्सिर है जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसे ऑपरेशन सिंदूर में ढेर कर दिया गया है। 100 से ज्यादा ऐसे ही आतंकियों को पाकिस्तान में ढेर किया गया है, पाकिस्तान में नेस्तनाबूद किया गया है, कब्र में पहुंचाया गया है भारतीय सेना की तरफ से।
नवीन भटनागर, एक्स डीजी एनडीआरएफ, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि ये जो हमला हुआ है, पहले टारगेट लॉक फिर मिसाइल से अटैक, ये इजराइल वाला पैटर्न दिखाता है। प्रिसाइज लोकेशन पर एक लिमिटेड टैक्टिकल अटैक, इजराइल ऐसे ही ऑपरेट करता है। अभी हमने जो हाल में तस्वीर देखी थी। जी बिल्कुल, कुछ टैक्टिक्स ऐसी होती है जो डिक्लेयर नेशनल चैनल पे नहीं की जा सकती, और इस बारे में हम कोई विशेष जानकारी नहीं देंगे, लेकिन हाँ जनरल व्यू बता सकते हैं कि ये जो है, जो टैक्टिक्स अपनाई गई है, ये कुछ इजराइल से मिलती जुलती है, लेकिन हमारी अपनी भी कैपेबिलिटी है और हमारी फोर्सेस को इस बारे में काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है। स्पेशली हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों हमारी जो फोर्सेस हैं ये वेल ट्रेंड है। इवन हम अपने भी कैपेबिलिटी है, हमारी अपनी टैक्टिक्स भी है, क्योंकि इसके लिए जो वहाँ का सिचुएशन है, जो ग्राउंड सिचुएशन है, वो सब इंफॉर्मेशन हमारे पास है, और कैसे हमें उस पर स्ट्राइक करनी है तो वो हमारे जो जनरल्स हैं वो बेटर जानते हैं, और अकॉर्डिंगली काम किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे पीएमओ से प्रधानमंत्री जी पर्सनली इस चीज को मॉनिटर कर रहे थे, जो एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें इससे उम्मीद रखनी चाहिए कि और भी ऐसी स्ट्राइक्स वगैरह अगर कोई होंगी तो वो बहुत शानदार होंगी, अच्छी होंगी। जी जाहिर तौर पर वो बहुत ही शानदार होगी। हमारे साथ रमन भी जुड़े हुए हैं। रमन ने हमारे साथ दो तस्वीरें साझा की, और एक अब्दुल की तस्वीर साझा की, एक मुदस्सिर की। लश्कर तैयबा का आतंकी है। मुदिरके में मरकज तैयबा पर जो हमला हुआ किया गया भारतीय सेना की तरफ से, उसमें ये मारा गया। अब जरा ये बताइएगा कि इन दोनों की, अगर हम मुदस्सिर की बात करें और अब्दुल की बात करें, तो ये कितने बड़े खतरे थे, और दूसरा इनका पूरा बैकग्राउंड क्या रहा है, अगर जानकारी है आपके पास रमन तो? देखिए, निश्चित रूप में मुदस्सिर की अगर हम बात करें तो ये हाई वैल्यू टारगेट जो है वो माना जा रहा था भारत की तरफ से लश्कर तोयबा का जो संगठन है उसमें, क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मुदिरके का जो मुरीदके का जो इलाका पड़ता है, जहां पर लश्कर तोयबा का बाकायदा एक हेडक्वार्टर है, वहीं से लश्कर तोयबा की सारी साजिशें जो हैं वो रची जाती हैं, वहीं से आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं से ब्रेन वॉशिंग होता है। और हाफिज सईद जो है वो उसी इलाके से ऑपरेट करता था, लेकिन हाफिज सईद के अंडरग्राउंड होने के बाद अब उसका बेटा जो है अबू तला, वो इस पूरे इस इलाके में जो चल रहे ऑपरेशन है, चाहे वो रिक्रूटमेंट हो आतंकियों की, चाहे वो किसी तरीके से भारत के खिलाफ कोई आतंकी साजिश रचनी हो, तो ये सारी जिम्मेवारी जो है वो अबू तला को दे दी गई। अब ये जो दो आतंकी मारे गए हैं, ये दोनों हाई वैल्यू टारगेट थे। मुदस्सिर के बारे में बताया जा रहा है कि ये अबू तला का बहुत खास था, और जो रिक्रूटमेंट पाकिस्तान के अंदर होती थी उनमें इसकी जो है पूरी तरीके से ये जब सेटिस्फाइड हो जाता था किसी भी रिक्रूटर को लेकर, तब जाकर उसको आतंक की ट्रेनिंग देना जो है वो शुरू की जाती थी। यानी कि ब्रेन वॉशिंग से लेकर और भारत के खिलाफ जो भी आतंक की साजिश रचनी है उसमें इसका एक बहुत अहम रोल जो है वो हुआ करता था। दूसरी तस्वीर जो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये भी लश्कर तोयबा का एक हाई वैल्यू टारगेट था। इसका नाम हाफिज अब्दुल मलिक है। ये भी कहीं ना कहीं जो गोरिल्ला वारफेयर की ट्रेनिंग जिसकी बात हम पिछले करीबन 2 साल से लगातार कर रहे हैं, जिसमें जैश मोहम्मद और लश्कर तोयबा के आतंकी इस समय हाईली ट्रेंड होकर जो आ रहे हैं, तो अपने आतंकी कैंप्स के अंदर जो ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरीके की ट्रेनिंग होगी और किस तरीके से उनको वहां पर ट्रेंड कर भारत की तरफ भेजा जाएगा, वो जिम्मा जो है वो इस आतंकी के पास था। और इसीलिए ये दोनों आतंकी टारगेट जो थे वो हाई वैल्यू टारगेट थे, इसलिए काफ़ी इनकी तलाश जो है वो भारत की तरफ से थी, क्योंकि भारत में अगर देखा जाए तो इनकी तलाश थी, साथ साथ में यूएन की तरफ से भी इनको बाकायदा जो है वो डेजिग्नेट किया गया था। आशीष, बॉर्डर इलाकों से भी बड़ी खबर मिल रही है कि एलओसी पर बहुत हेवी शेलिंग चल रही है, इस वक्त जंग जैसे हालात बने हुए हैं। रमन,
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से 9 जगहों पर जो 9 आतंकी ठिकाने थे उस पर भारतीय सेना और वायुसेना की तरफ से जो हमला किया गया है, एक तरह से हमने अपना बदला लिया है पहलगाम का। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है और पाकिस्तान ने बीती रात करीबन 2 बजे से ही कुपवाड़ा का इलाका, जो टंगधार का इलाका पड़ता है, वहाँ पर जो है वो रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू किया था। उसके बाद चाहे वो पुंछ का मनकोट का इलाका हो, शाहपुर का इलाका है, वो सारे इलाके, साथ में उड़ी का बारामूला का इलाका जो पड़ता है, वो सभी इलाके इस समय पाकिस्तान की हैवी शेलिंग की चपेट में है। और सीधे तौर पर न केवल सैन्य ठिकाने बल्कि जो रिहायशी इलाके हैं जहां पर सिविलियन जो हैं वो रहते हैं, उनको निशाना बनाया गया। इसलिए जो जानकारी निकल कर आ रही है कि अभी तक जो रमन, हम आपके पास आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ आयुषी जुड़ी हुई है और आयुषी के पास बड़ी खबर है। आयुषी, अजीत डोभाल, अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये तीनों प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ डिटेल है आपके पास? जी बिल्कुल। देखिए, एनएसए अजीत डोभाल जो है वो प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। इसके साथ ही रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह, वो भी प्रधानमंत्री के आवास पे पहुंच रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अनिल चौहान, जो कि डिफेंस स्टाफ जनरल की जो चीफ हैं, उन्होंने राजनाथ सिंह को पूरा ब्रीफ किया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कि आखिर किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसके बाद आपको बता दें कि राजनाथ सिंह अब प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं, जहां पे वो आयुषी, एक अहम जानकारी आपने दी है कि 11 बजे सीसीएस की बैठक होगी। 11 बजे सीसीएस की बैठक होने वाली है, यानी 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सेना की तरफ से और 11 बजे सीसीएस की बैठक। जी बिल्कुल आशीष, सीसीएस की बैठक कल ही तय हो गई थी कि आज 11 बजे सीसीएस की बैठक होनी है और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि इस एक रात में कितना कुछ बदल जाएगा। कल तक हम उम्मीद करते थे कि सीसीएस की बैठक के बाद कोई फैसला आएगा और सरकार उस हिसाब से काम करेगी, लेकिन सरकार इस बार तीसरी सीसीएस की बैठक से पहले ही काम अपना कर चुकी है। पाकिस्तान को उसका जो जवाब है, मुंहतोड़ जवाब जो है, वो दे चुकी है। तो साफ तौर पे सीसीएस की बैठक होनी है 11 बजे, जिसमें राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, इसके अलावा भी जो तमाम तीनों सेना प्रमुख हैं, वो तमाम लोग वहां मौजूद होंगे। और सीसीएस की बैठक में आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि पाकिस्तान तो बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान अभी भी सरहदों पे लगातार पाकिस्तान फॉल्स दावे भी कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है उसने 2 राफेल और 3 भारतीय जेट मार गिराए। इस तरह के